हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत, है ना। देखिए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो कॉमर्स का एग्जाम था, है ना, कॉमर्स से जिन्होंने दिया था उसका जी एग्जाम हो गया ओवर, है ना। और एग्जाम में भाई साहब इतने मस्त क्वेश्चन आए थे कि मतलब बता नहीं सकता। जिन्होंने मेरा सारा लेक्चर्स किया होगा, है ना, लगभग 36 लेक्चर्स और प्लस 20 एमसीक्यू के वीडियोस थे। ये जो सारे 56 के 56 लेक्चर्स लगा लिए होंगे ना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 70 से 80 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दिए होंगे उन्होंने। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्ट कराया है, डायरेक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी सर क्या फायदा, है ना। कुछ बातें ऐसी कल हो गई जिसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ा परेशान हो गए बच्चे लोग, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए कि क्या सर कॉपी सील खुला हुआ था, सर नंबर ना ऊपर में जो सीरियल था वो ये लिखा हुआ था। बहुत सारी परेशानियां। देखो यार, ये बात तो सही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और इस बात को लेकर दुख तो मुझे भी है, क्योंकि वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात अपना सारा एफर्ट डालते हैं, और ऐसी अगर न्यूज आ जाती है तो दुख तो होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी जैसी हमारी अब बॉडी को लेकर क्या ही किया जाए, अब उसके लिए कुछ, अगर वो चीज सही होगा, अगर ऐसी कुछ चीजें हुई होंगी तो उसके लिए एक्शन जो है वो डेफिनेटली लिया गया होगा, है ना। आज जनता जनार्दन है ना, स्टूडेंट्स जो है वो सारी चीजें हैं, स्टूडेंट पावर जो है वो बहुत बड़ा चीज है, तो वो अपना आप दिखाइए, है ना। मेरा काम पढ़ाना है और मैं भी आप लोग के साथ हूँ इस चीज में कि भैया अगर गलत हुआ है तो इसका सही चीज होना चाहिए। फिर भी अभी जो है एनालिसिस का टाइम है, क्योंकि कल क्वेश्चन हुआ तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर एनालिसिस करा दीजिए, कम से कम पता तो चल जाए कि हमने कितना एफर्ट डाला है, कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो तो एक अलग सीन हो जा रहा है, वो तो नहीं होना चाहिए वैसा सीन। लेकिन आज जो है वो हम क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर। ठीक है, तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं कहाँ, एनालिसिस की ओर। देखिए, मेरे को एक बच्चे ने भेजा, मैंने उसका पूरा का पूरा जो है वो कॉपी उठा लिया, है ना, कॉपी उठा लिया। और ध्यान से समझिएगा, इसी कॉपी पे मैंने पूरा चर्चा करा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं इनके गलत हैं, प्रिंटेड गलत हुए हैं, मैं प्रूफ करूंगा कैसे गलत है। उसके अलावा कुछ ऑप्शंस गलत हैं, है ना, और बाकी जो है वो तो मिला जुलाकर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए अब शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए, है ना। देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। भैया कॉस्ट अकाउंटिंग का मैं, देखो यार एक चीज और बता दूं, ये जो क्वेश्चन का सीरियल है, ठीक है ना, किसी किसी का अलग होगा, तो आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से अपना मिला लीजिएगा, है ना। चलिए, तो क्या बोला, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है मेजर एलिमेंट क्या क्या है। तो क्या कॉस्ट प्लानिंग के लिए किया जाता है, सर बिल्कुल किया जाता है ना। ठीक है, कॉस्ट कंपैरिजन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग, भाई साहब कंपैरिजन ही है ना। कॉस्ट कंट्रोल, ये तीनों बिल्कुल सही होगा और आंसर होना चाहिए डी मेरे हिसाब से। एक चीज और मैं बता दूं, ये आंसर्स मेरे हिसाब से हैं। अब क्या है, झारखंड जैसे जो है कुछ और जारी करेगी तो वो तो भाई अथॉरिटी बॉडी है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो अपना एफर्ट लगाया है वो 100% सही पे लगाया है। बाकी एक दो क्वेश्चन ऊंच नीच अगर हो जाए तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन 98% सही होगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं आपको। चलिए चलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डी, यानी कि कॉस्ट वाले में ऑल ऑफ द अबव आंसर। चलो, व्हाट इज द मेजर कॉजेज ऑफ एब्सेंटिज्म इन एट वर्क प्लेस। देखो, जब कोई इंसान वर्क प्लेस पर एब्सेंट होता है, लेबर की बात कर रहा है यहाँ, लेबर या वर्क प्लेस पर एब्सेंट होता है, तो उसके लिए चाहे उसको ओकेजनल सिकनेस हो, मतलब वो कमजोर हो गया होगा, थोड़ा वो बीमारी हो गया होगा, ये चाहे वो फैमिली रिलेटेड इश्यू हो या वर्क प्लेस का हरासमेंट हो, तीनों के केस में जो है वो तीनों के केस में जो है वो इसका मेजर कॉज होगा, यानी कि बी आंसर होगा। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये किसी का थर्ड होगा, किसी का लास्ट में होगा। इस क्वेश्चन में कितना बड़ा फ्रॉड करा गया है, मतलब नालायक ने क्या किया दिखाता हूं। कह रहा है रमेश रिसीव द फॉलोइंग पे। रमेश एक इंसान है जो बहुत सारा पे है, वो उसको मिल रहा है। बेसिक सैलरी 2,60,000 पर एनम, साल भर का 2,60,000। डियरनेस अलाउंस उसको 10,000 मिल रहा है। प्रोफेशनल टैक्स है 1,600 रुपए पर एनम। और बोला है फाइंड द टैक्सेबल अमाउंट फ्रॉम हिज सैलरी, तो उसके सैलरी से टैक्सेबल अमाउंट निकालने बोला है, और बोला है ऑल टैक्स रिजाइम को फॉलो करिएगा। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, टैक्सेबल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमको पे करना होता है टैक्स के फॉर्म में, है ना। जैसे अगर 5% टैक्स निकालना हो तो 5% को अगर हम लेके आ जाएंगे इनकम सैलरी का, तो हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। अब देखिएगा,
टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 3rd नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये तो बेसिक चीज है कि आपको आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे हर कॉमर्स के एग्जाम का पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगा। चलिए उसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3rd पे, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करूं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, बेसिक पे कितना है भैया, 2,60,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, डियरनेस अलाउंसेस 10,000। ठीक है, ये हो गया 2,70,000। ठीक है, ये आ जाएगा क्या सर, ये आ जाएगा ग्रोस सैलरी, है ना। अब इसके अंदर डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16(1) का स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना मिलता है, 16(1) का कितना, 50,000। फिर उसके बाद अगर कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो यहां तो नहीं है, लेकिन ये आपका प्रोफेशनल टैक्स है, सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स कितना है, ये भी अंडर सेक्शन है, कितना है सर, 1,600 रुपया है। ठीक है, अब इसको माइनस करिए, 2,70,000 में 50,000, 2,20,000 2,20,000 में 1,600 और चला गया तो 2,18,400। ये क्या है सर, ये अमाउंट है, ये इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से जो मेरा इनकम हुआ, यही हुआ। जी सर, बात समझ में आ रहा है, जी सर। अब या फिर चलिए ये अमाउंट, अब इस अमाउंट में 2,18,400 ऑल टैक्स रिजाइन के हिसाब से अगर बात करें तो 0 से 2,50,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है। क्या है, एग्जम्प्ट है। ठीक है, अगर 2,50,000 से बात करें 5 लाख तक तो भैया 5% है। ठीक है जी, बिल्कुल है, यही ध्यान है, यही ऑल टैक्स रिजाइन में। जी सर, अब देखिए जब यहां 2,18,000 में टैक्सेबल अमाउंट में आता ही नहीं तो भाई साहब 0 हो जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, 0। हमको टैक्स कितना पे करना है, 0 रुपीज, यही होना चाहिए। ऑप्शन में है, देखिए तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 13,420, 13,075, 13,410 और 13,450। अब ये कैसे निकाला है ये भी ध्यान दीजिए, ये भी मैं बता देता हूं। इसने क्या करा, ये देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसने क्या करा, बेसिक पे ले लिया 2,60,000, 10,000 रुपया ले लिया डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, इसने किसी डिडक्शन को फॉलो नहीं किया, सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स को क्या कर दिया, 1,600 रुपया घटा दिया। ठीक है, 1,600 रुपया घटा दिया, ये आ गया 2,68,400। ठीक है, और इसको मान लिया पूरा टैक्सेबल अमाउंट, और इस टैक्सेबल अमाउंट पे क्या कर दिया, टैक्सेबल अमाउंट पे 2,68,400 पे 5% चार्ज कर दिया, इस 13,420 रुपया ऐसे निकाल दिया। ऐसे आपका आंसर निकाल दिया। अच्छा मुझे बताओ, चलो मान लिया मैंने कि 2,68,400 टैक्सेबल अमाउंट भी हो जाए, 2,50,000 नहीं दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन छोड़ दो, लेकिन अगर 2,68,400 भी टैक्सेबल अमाउंट होता तो भैया उसमें मेरा 2.5 लाख रुपया तक का तो छूट ही था ना। 2,50,000 का क्या था, छूट था, तो भैया टैक्स मेरा कितना का लगता, 18,400 का 5%, 920 रुपया, लेकिन दिया कितना है, 13,420। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन गलत है। ये अगर रूल्स के हिसाब से चला जाए तो बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर टैक्सेबल अमाउंट इस हिसाब से चला जाए तो इसमें आंसर आएगा 13,420 रुपया। ये वाला आंसर आएगा 13,400। इसीलिए ये ऐसा मान के बनाया है क्वेश्चन कि हमको टैक्स निकाल देना है। 2,60,000 ये सब डियरनेस बेकार है, ये टोटल मान के बनाया कि हमको टैक्स निकाल देना है, डायरेक्ट 5% निकाल दिया। देख लीजिए ना, करके देख लीजिए, 2,68,400 का अगर आप करिएगा ये 5% तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो इसीलिए ये गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th में चलते हैं। क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th में चलते हैं। इस क्वेश्चन को इतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर नालायक आंसर मारेगा तो ए मार सकता है, मतलब अगर वो माना आंसर तो ए मार सकता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, the is a strategic budget approach that mandates a fresh evaluation of all expenses during each budget cycle। हर बजट साइकिल में एक नया इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। क्यों भैया,
आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो शादी वाला अप्रोच, कि अगर हम 150 आदमी का खाना लेके चलते हैं तो उसके लिए अलग बजट बनाते हैं, अगर 200 आदमी का खाना लेके चलते हैं तो उसके लिए अलग बजट बनाते हैं, और 250 का रहा तो अलग बजट बनाते हैं। तो हर बजट में एक अलग इवैल्यूएशन हुआ ना, अलग एक्सपेंस आया ना, वही कह रहा है क्या, इसको फ्लेक्सिबल बजट कहा गया है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में कितना बार आया, जब पढ़ाया तब मैंने बोला, जब मैं क्वेश्चन दिया तब मैंने बोला कि भैया इसको ऊपर नीचे करके पूछ देगा। पूछा मास्लो हायरार्की नीड में लोवेस्ट से हाईएस्ट, तो सबसे लोवेस्ट नीड जो होता है, सबसे बेसिक नीड जो होता है वो फिजियोलॉजिकल नीड होता है, फिर उसके बाद सेफ्टी, फिर सेल्फ ड्रीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल होता है, फिर उसके बाद में फिजियोलॉजिकल के बाद सेफ्टी, फिर सोशल, है ना, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए तो आंसर हो गया डी, क्या होगा, डी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो इसमें कितनी बड़ी गलती करी है इसने नालायक ने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। ये अप्रोच जो है ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का अप्रोच है, इसको डिविडेंड यील्ड अप्रोच कहा जाता है। क्या, डिविडेंड यील्ड अप्रोच। तो डिविडेंड यील्ड अप्रोच क्या कहती है, पहले इसको ध्यान से समझ लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को देखो, आ जाओ। डिविडेंड यील्ड अप्रोच, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0, इसको करंट प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, करंट प्राइस, ठीक है, और डिविडेंड को बोला जाता है, डिविडेंड तो डिविडेंड ही होगा, इनटू 100 प्लस ग्रोथ, जो ग्रोथ हुआ है उसको हम यहां लिखते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को जी। आई कह रहा है द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट इज 4.20, डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर कितना है, यानी कि 4.20, तो डिविडेंड के जगह पर 0.420 लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट डिस्काउंट कांस्टेंट रेट 8%, तो भैया ग्रोथ रेट कितना हुआ ये देख लो, ग्रोथ रेट भी कितना दिया, चलो इसको 100 यहां है, ग्रोथ रेट है 8%, तो 8 लिख दिए, चलो ठीक है 8 लिख दिए। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ, फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। भाई साहब कैसे फाइंड करेंगे रेट ऑफ रिटर्न, बताओ तो। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बोला जा रहा है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कहा गया है रेट ऑफ रिटर्न। तो भैया कैसे फाइंड करें, जब मेरे पास मार्केट करंट मार्केट प्राइस है ही नहीं तो कैसे करें। अब बोलेंगे बहुत सारे लोग, तो सर यहाँ करंट लिखा हुआ है तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी डिविडेंड, तो करंट मार्केट प्राइस यहाँ 90 रुपया या 50 रुपया 100 रुपया होना चाहिए था, तब जाके इसका आंसर आता। बात समझ में आ रही है जी सर, तो इसीलिए ये आंसर, इसका मैं आंसर नहीं देने वाला, इसको देखिए अभी क्या वो कहता है। तो आंसर ये इसका जब क्वेश्चन से इनकम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, चलिए कह रहा है द डैश इज अ सेट ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड खुद से लगाया गया म्यूचुअली एग्रीड वॉलंटरी प्रिंसिपल्स, म्यूचुअली मतलब साथ मिलकर बनाया गया ऐसा प्रिंसिपल, वॉलंटरी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड रिलेशन बिटवीन द मैनेजर्स एंड वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में सेल्फ इंप्लीमेंट से बनाया गया इस चीज को कोड ऑफ, क्या बोलते हैं सर, कोड ऑफ डिसिप्लिन, क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन बनाता है इसको मिलकर, है ना, तो बी हो जाएगा। उसके बाद मेजर्स ए कंपनी लिक्विडिटी इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ, सर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें और लिक्विडिटी तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं हम लोग जी सर, तो 8 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मैं ये सब मैंने बता रखा है A to Z। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मे बी स्टेटेड एज ए सिचुएशन इन विच न्यू गोल्स हैव बीन डेवलप्ड, नया गोल बनाया जाता है बाय डिस्कवरिंग सैंक्शन गोल, मतलब जो पुराना गोल है उसको छोड़कर नया गोल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड गोल डिप्लेसमेंट। ये भाई साहब लास्ट दिन का जब मैं रिवीजन कर रहा था ना, सेकंड मैराथन नहीं, गोल्ड पहली मैराथन में, फर्स्ट मैराथन में मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट मैराथन का 15-20 मिनट का स्टार्टिंग लेक्चर के दौरान मैंने पढ़ाया है। तो भाई साहब अभी आपकी है, अगर आप नहीं देख के गए हैं तो चलो। उसके बाद क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इज नॉन एज ए ट्रांसफरिंग एनी इंस्ट्रूमेंट टू द अनदर पर्सन बाय साइनिंग ऑन इट्स बैक एंड फेस और ऑन ए स्लिप ऑफ ए पेपर अटैच्ड टू इट। बोल रहा भाई साहब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को ना, तो उसके पीछे में भी साइन करना पड़ेगा, उसके आगे में भी साइन करना पड़ेगा, और उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अगर जा रहा है तो उसमें भी साइन करना पड़ेगा। तो अरे नालायक, अगर तुम बैंक जाते हो तो चेकवा देते हो, तो चेकवा के साथ जो आधार कार्ड वाला फोटो अटैच करते हो तो उसमें भी साइन करते हो, और आगे भी और पीछे भी साइन करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, चेक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चेक। चलिए कह रहा है डैश
has empowered SEBI to recognize and regulate stock commodity in exchange India। भाई साहब देखिए, सेबी एक्ट 1992 तो है, लेकिन सेबी एक्ट भी कौन बनाता है? एक्ट भी पास होता है बहुत सारे प्रोसीजर से। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है एम्पावर किया है, कौन क्या है? यूनियन गवर्नमेंट। इसका आंसर यूनियन गवर्नमेंट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कह रहा है हु अमोंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रेड यूनियन। यहाँ पे आपको ना दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाना था? बोला सर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कभी ट्रेड यूनियन का पार्ट हो सकता है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जिसमें जिसमें पी था उसको हटा दो, ये भी गया, ये भी गया, खत्म। अब बचा क्यू एन एस, बाकी एस टी तो मतलब टी तो खत्म ना, आर तो खत्म ना। जी सर। अब क्यू और एस में तो क्यू तो होगा ही क्योंकि एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, और एम्प्लॉयर उसके मेंबर यानी वर्कर के साथ रिलेशन ही तो बोलते हैं। क्या आर पॉलिटिकल पार्टी तो पहले चल गया। सोसाइटी में कभी आपने सुना है ट्रेड यूनियन की बात? बिल्कुल नहीं। तो आंसर बी होना चाहिए, क्यू एंड एस। चलिए, द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज कंप्यूटेड एज। अब देखो एवरेज एआरआर का बात कर रहा है। एआरआर कहां है भाई? एआरआर का फॉर्मूला था एवरेज इनकम बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्या था? एवरेज इनकम बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट। चलिए उसके बाद अकॉर्डिंग टू द साइमन मार्च अप्रोच, साइमन मार्च अप्रोच के अनुसार द मेजर क्रिटिसिज्म्स व्हाइल फाइंडिंग एन अल्टरनेट ऑप्शन टू टेक। देखो ये कुछ ये मैंने नहीं पढ़ा है साइमन मार्च अप्रोच, लेकिन इसका आंसर क्या है? डी है, ऑल ऑफ द मेरे हिसाब से। चलो, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट द कैन अपॉइंट ए कंसलेशन ऑफिसर इमीडिएट इन ऑल डिस्प्यूट ब्रॉड। दोनों गवर्नमेंट के लिए भाई, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट जो है वो ये काम कर सकती है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, है ना? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है कैपिटल मार्केट का? बताओ तो। सर सभी होगा, इशूअर्स होगा, मार्केट रेगुलेटर्स होगा और इन्वेस्टर्स होगा। कह रहा है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज फाउंडेड विन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। देखो यार, इसका ना मेरे को आंसर्स में डाउट लग रहा है क्योंकि इसका आंसर्स तीनों होना चाहिए, वॉलंटरिज्म भी, इक्विटी भी और इक्वालिटी भी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैक्सिमम की बात करूं तो चांसेस है कि वो इक्विटी को दे देगा, ज्यादा चांसेस है, इसलिए इस पे मैं डाउट में रख रहा हूं, डाउट, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कह रहा व्हाट आर द लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन। भैया सब है, इंफॉर्मेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, डीसीसी भी होता है, कंसल्टेटिव होता है। ये 5 लेवल तो था जी सर, ये पांचों यानी कि 3 है। कह रहा व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। भैया ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो रूल्स रेगुलेशन है ही, उसके साथ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात किया यानी कि बोथ, यानी कि 19 क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स 1961, इतना बढ़िया इनकम टैक्स जब पहला बढ़ाया था ना उसी समय बताया था कौन होगा। 19 को अथॉरिटी कौन है? सर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स, भाई साहब क्या है? इनकम टैक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इकोनॉमिक और डेवलपमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी, दोनों का दोनों काम इनकम टैक्स एक्ट करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। भैया कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करते हैं? तो ये सारा का सारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है। कौन कौन सा? टेक्नोलॉजी भी, पीपल भी और एनवायरनमेंट भी, ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इतना पढ़ाया मैंने, बहन चुगली करे वाला है, तो वहां पे ना सबसे ज्यादा आपको डिसएडवांटेज क्या मिलता है कि र्यूमर मिल, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्या है? र्यूमर मिल, है ना? चलो, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात कर रहा है ये, याद होगा आपको कि 8 जो वर्कर हैं, है ना, 8 तरह के लोग होंगे जो एक वर्क को ये करेंगे, उसी में से एक का डेफिनेशन दे दिया है किसका? रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और गैंग बॉस। चलो आओ देखते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन द डॉट चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मशीन, अलग अलग मशीन को देखता है, एंड टूल्स, जो टूल्स रिक्वायर है किसके लिए? वर्कर्स के लिए, टू कैरी आउट देयर वर्क, तो उसके काम के लिए। तो ये काम रिपेयर बॉस का नहीं, रिपेयर बॉस रिपेयर करने का काम करता है, स्पीड बॉस स्पीड चेक करता है कि भैया कितना अच्छे तरीके से काम हो रहा है, ये काम है गैंग बॉस का। किसका है? गैंग बॉस का। चलो तो 24 का सी। उसके बाद इज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, कौन सा है? यूटीआई। कौन सा? यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पहला। उसके बाद कह रहा है आर दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉयर्स, को जो एम्प्लॉय किए गए हैं किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा, टू कट डाउन कॉस्ट, कॉस्ट को कट करने के लिए, एंड आर एम्प्लॉयड फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, किसके लिए? लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। इसको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। कह रहा है ध्यान दीजिएगा, आइए
कह रहा है इज जनरली फाउंड इन डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो डायनेमिक मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस करते रहते हैं, एंगेज्ड इन हाईली टेक्निकल फील्ड्स, जो हाईली टेक्निकल फील्ड में एंगेज हैं, वेयर एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, जहां एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और वुड हेल्प टू फॉस्टर इनोवेशन, जो हेल्प करता है इनोवेशन करने में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। चलिए कह रहा है डैश is a strike that happens without any prior permission from the union and it is led by the union employee। बोल रहा है बिना परमिशन का, है ना, एम्प्लॉय क्या करता है, जाके लड़ जाता है बिना ट्रेड यूनियन को पूछ के बताए हुए। ठीक है, तो देखो स्लो डाउन स्ट्राइक मतलब आराम आराम से करने वाला, सिंपैथी मतलब सिंपैथेटिक देने वाला, नाम सुन के इसका नहीं भी आता होगा ना तो मार देते वाइल्ड कैट स्ट्राइक, क्योंकि वो जंगली बिल्ली है ना, कि हम बिना बोलने ही झपक लेंगे, है ना, वो वाला चीज था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स। नालायक जो इसको नहीं मार के, मैंने कितना बार बताया है, बैलेंस इज टू एक्सपेक्टेंसी इज टू इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू मोटिवेशन। तो ब्लूम्स का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यही कहता है, ऑल ऑफ द अबव। What are the major tools used by the central bank to achieve monetary and credit policy of the RBI? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। देखो इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा क्या है, मोरल सुएशन सर है, क्वालिटेटिव कंट्रोल करती है आरबीआई से, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वांटिटेटिव कंट्रोल, ये इंटरवेंशन इन फॉरेस्ट मार्केट, तो मतलब दो सही है तो ये तीसरा सही होगा। अगर इसमें डाउट भी लग रहा था तो दो सही है तो ऑल ऑफ द अबव होगा ही होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, अब इसको ध्यान से देखो, कह रहा द डैश मेथड डज नॉट कंसीडर द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द कैपिटल बजटिंग टेक्निक। अब बताओ यहां क्या दोगे सर? एनपी, पहले एक बात बता दूं, देखो अगर मैं बात करूं डिस्काउंटिंग का, क्या है तो कौन है? एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर, यही तीन मेथड था जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता था। ठीक है, नॉन यानी कि दूसरा नॉन डिस्काउंटिंग या ट्रेडिशनल कौन है सर? एआरआर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या फिर है आपका पे बैक पीरियड, पीवीपी, पे बैक पीरियड, यही है दो। सर यहाँ दोनों मेथड दिया हुआ है, आप बताओ तुम किसको सही करोगे? एआरआर भी है और पे बैक पीरियड भी है, तो यानी कि इसका आंसर ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। एआरआर और पेबैक दोनों का दोनों सोना सही होगा, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है इज द प्रोसेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कम टुगेदर टू अ फैसिलिटेटर टू सेटल देयर डिस्प्यूट। भाई साहब फैसिलिटेटर का काम करके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों साथ में आते हैं और उनके मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन और इसके रिप्रेजेंटेटिव दोनों के साथ में आते हैं ना, मैंने बताया था ना कब? कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइम में, कि जब भाई साहब दोनों आते हैं और दोनों साथ में मिलकर नेगोशिएशंस करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। चलिए अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ये पीएससी, देखो ये एक फंसाने वाला क्वेश्चन था, क्या था? पेरेंट अडल्ट चाइल्ड, इसको बोला जाता है अप्रोच। क्या बोलते हैं? पेरेंट अडल्ट चाइल्ड अप्रोच। कह रहा है a court of inquiry constituted by the government to investigate dispute and submit report within। भाई साहब जब गवर्नमेंट ये कोर्ट बोलता है ना कि ये रिपोर्ट्स को सबमिट करो, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करके सबमिट करने के लिए, तो उसके लिए 6 महीने के अंदर उसको सबमिट करना पड़ता है। चलिए व्हाट आर द मेथड टेक्निक्स प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सीपीपी मेथड। तो भाई साहब ये जो है ना इसको बोलते हैं कन्वर्जन टेक्निक्स। कन्वर्जन टेक्निक्स के अंदर ये सीपीपी मेथड काम करता है। द गोल फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा एक बात बताओ, जब वेल्थ मैक्सिमेशन ना हो तो क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट मैक्सिमेशन। सीधा सीधी बात है, सोशल वेलफेयर का हर बिजनेस का काम, गोल ऑफ एवरी बिजनेस नहीं, ये नहीं होता है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे रखना। चलो व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। जब बैंक को नेशनलाइज करने की बात करी तो क्या इसके लिए सही चीज था, है ना? तो इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एम्प्लॉयमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलिए अकॉर्डिंग टू 38, अब देखो क्या क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। According to section 24 provide the standard deduction and deduction for the interest of loan borrowed under the। सर सेक्शन 24 का डिडक्शन जो है वो हमको हाउस प्रॉपर्टी के लिए था, कितना? 1.5 लाख रुपए में। तभी तो सेक्शन जो ई है जो हम लोग पढ़े थे 80 में, जिसमें हम पढ़े थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उस पर डिडक्शन को 50,000 का एडिशनल मिलता था अगर आपने अंडर सेक्शन 24 में लिया है तो, और ये मैंने बता रखा है डिडक्शन में, ठीक है? तो ये होगा हाउस प्रॉपर्टी।
व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्राफ्टिंग पर्सोनियल पॉलिसीज, बोल रहा है पर्सोनियल पॉलिसीज को क्राफ्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत है। अब देखो एक बात बताऊं, इसमें ना दो ऑप्शंस हो, वैसे तो देखो क्या है, क्यों कह रहा है सब कह रहा हूं ऐसे, देखो क्राफ्टिंग पर्सोनियल पॉलिसीज का मतलब होता है जो ह्यूमन रिसोर्स है ना उसके लिए काम करना। कह रहा है दे लीड टू टुवर्ड्स सेलेक्टेड गुड्स, बिल्कुल बात सही है। पर्सोनियल में जो है वो लोग क्या करते हैं, सेलेक्टेड गोल के लिए काम करते हैं। दूसरा दूसरा अगर मैं बात करूं, हेल्प टू बिल्ड एम्प्लॉय इंथुजियाज्म एंड लॉयल्टी, तो एम्प्लॉय के इंतजाम और लॉयल्टी से नहीं, प्रोग्रामिंग प्रोग्राम बनाना, क्राफ्ट करना, पर्सनल पॉलिसी इसके लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी आगे रुकते हैं अभी। सर्व एज ए कंट्रोल गाइड एंड डेलीगेशन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो ये तो 100% होगा कि कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के लिए ये काम करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है सेट ए पैटर्न फॉर द एम्प्लॉइज वर्किंग। अब देखो पैटर्न सेट करना ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, तो ये और ये सही है, तो पी और आर एक में तो है ही, ठीक है, तो और इसमें क्या बोलते हैं पी क्यू आर भी है, ठीक है, तो पी क्यू आर एस, यहाँ पे ये और ये मेरे को थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन ये चलो हो भी जाएगा, ठीक है, लेकिन पैटर्न बिहेवियर पर ये मुझे डाउट है। तो आंसर्स यहाँ दो मेरे हिसाब से जो मोस्ट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, लेकिन बी भी कहा जा सकता है, तो ए और बी दोनों इसलिए मैंने रखा है। चलो अकॉर्डिंग टू द हर्जबर्ग फैक्टर थ्योरी, देखो यार हर्जबर्ग और हाइजीन वाला मैंने यही क्वेश्चन बताया और यही एग्जांपल भी दिया था कि मेंटेनेंस फैक्टर और जो तुम्हारा मोटिवेशन फैक्टर है, उसमें मेंटेनेंस फैक्टर को मैंने सैलरी बोला था और मोटिवेशन को इंसेंटिव बोला था, क्या मेंटेनेंस क्या सैलरी, देख लो। मेंटेनेंस मतलब ये बोला था कि जो आज जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते, आ गया ना, देख लो। कह रहा when the debentures are redeemed, जब सब debentures redeem हो गया, when all the debentures are redeemed, excess debentures which are remaining in the debentures redemption reserve, भाई साहब debenture redemption reserve में मेरे से पहले पैसा हुआ था, फंड था, अब वहां से सारा debentures को redeem कर लिया गया, तो और जो पैसा बचा है उसको हम जनरल रिजर्व में भेज देंगे, जनरल रिजर्व में। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट आर प्रैक्टिस्ड, कौन कौन सा सर, सारा, वर्किंग कैपिटल बी, कैपिटल वेस्टिंग और कैपिटल एसेट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर, यानी कि डी आंसर क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, कह रहा है which of the following is not a conflict stimulation technique, है ना, तो कौन सा जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक नहीं है। अब देखो ये ध्यान रखना, रीऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक है कि रीऑर्गेनाइज कर दो, इनकरेज कंपटीशन ये भी है, रिड्यूसिंग इंटरडिपेंडेंस ये भी है, तो यानी कि नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, नॉट को काट देंगे तो सारा का सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात मैंने तरीका बता भी रखा था, ऐसे ही करके बताया था मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपने देखा होगा तो मैंने ऐसे करके नॉट को काट के बताया था कि जब भी नॉट आए और नन ऑफ द ऑप्शन हो तो उसको पढ़ लेना और ये आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द डैश रेशियो हेल्प कंपनीज एनालाइज देयर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बाय इंडिकेटेड वेदर दे यूज डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी। देखो डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए डेट और इक्विटी रेशियो है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सीपीपी मेथड्स, करंट परचेजिंग पावर मेथड्स, क्या कह रहा है, असिस्ट करता है इस मेथड के अनुसार, क्योंकि हम बैलेंस शीट का वही होता है ना, जनरल प्राइस इंडेक्स से और स्पेशल प्राइस इंडेक्स से, तो क्या कह रहा है, असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द कीपिंग परचेजिंग पावर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है, शेयर होल्डर्स को ये बताता है कि भैया कितना परचेजिंग पावर है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, और ये हेल्प करता है असिस्टिंग डिसीजन मेकर्स को, मतलब डिसीजन मेकर्स को भी ये करता है कि इवैल्यूएशन ट्रेंड्स जानने के लिए, तो दोनों को हेल्प करता है, इसीलिए आंसर होगा बोथ, क्या होगा बोथ। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट आर द टॉप वेरियस अप्रोच टू सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सेटिंग करने के लिए टॉप डाउन अप्रोच भी है, एमबी अप्रोच भी है, लेकिन यहाँ एमबी अप्रोच इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि भैया आपको गोल सेट करना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 47 में कैसे घुमाया है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ घुमा दिया। कह रहा है अकॉर्डिंग टू टर्नर कमेटी, ठीक है, मीट द वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप का बताया था मैंने, याद है, 3 मेथड बताया था, मैक्सिमम, परमिसिबल, बैलेंस और ये फाइनेंस, ये था ना, बैंक फाइनेंस, सॉरी बैलेंस बोल रहा हूं, बैंक फाइनेंस, MPBF, हाँ जी सर, उसमें हमने ये सीखा था कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड में, कि भैया 25% पैसा हम क्या करेंगे, लेंगे कस्टमर से और 75 पैसा बैंक जो है लोन देगी। क्यों, क्योंकि वहां हम हमेशा करते थे 25% माइनस करते थे, याद है जी सर,
क्यों? क्योंकि वो लेके आता था, ठीक है, और 75% हम बैंक वाले जो है वो देते थे। तो यही किया, बस आपको सिर्फ घुमा दिया और कुछ नहीं, इसलिए 75 और 25 ये होगा, ठीक है। देखो 75% किसके द्वारा? बैंक देगा, और रिमेनिंग 25% जो है कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दी बोरोवर, जो उधार ले रहा है वो 25%। तो ये बात ध्यान में रखना था, आपका आंसर हो जाता सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? भाई साहब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को करने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है। कौन है? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है। अकॉर्डिंग टू द मास्लो की हायरार्की नीड्स, देख लो यार मास्लो से 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया, फालतू फोकट के नंबर है ये। चलो, तो द मोस्ट बेसिक नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है, रोटी कपड़ा और मकान वाला नीड है ना। चलो कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 50 कितना इजी है। कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन क्या? अरे भाई PBC 4 5 6 बिल ऑफ एक्सचेंज बी पूछा, 5 नंबर डी, सिंपल बताया था मैंने। अकॉर्डिंग टू ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलती करा होगा, लेबर रिलेशन लिख दिया होगा, लेकिन भाई साहब इंटरनेशनल लेबर रिलेशन जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करता है। यहाँ पे इस डेफिनेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन का कह रहा है, डील्स विद आइदर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट employers and the workers organization or the relation between the occupational organization themselves, तो इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स? तो सिर्फ एक फैक्टर है डिमांड और सप्लाई, जिससे शेयर्स का ये हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू सेट द सेलिंग प्राइस। भाई साहब कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट निर्धारण के बाद ही हम सेट कर पाते हैं कि हमको कितने में ये बात सामान बेचना है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट था। चलिए कह रहा है is known as a proportional tax that affect all the economic earners equally regardless of their income। बोला भाई साहब ऐसा टैक्स कौन सा रेट होगा जिसमें छोटा आदमी भी हो तो भी बराबर उसको पे करना होगा टैक्स, बड़ा हो जितना ज्यादा कमा रहा हो उतना ही पे करना होगा। मतलब अगर कोई 2 लाख भी कमाया, 5 लाख भी कमाया तो 5%, और अगर कोई 5 करोड़ भी कमा रहा है तो 5%। तो इसको बोलते हैं फ्लैट टैक्स रेट। क्या बोलते हैं? फ्लैट, सबके लिए बराबर। तो ये गलत टैक्स रेट है। चलो यानी कि ऑप्शन इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आइए, कह रहा था परचेज कंसीडरेशन दैट इज पेड बाय द परचेजिंग कंपनी वुड बी डेबिटेड इनटू द लिक्विडेटेड वेंडर्स कंपनी अकाउंट। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, यही क्वेश्चन कराया है मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस दैट एवरी ट्रेड यूनियन फेसेस व्हेन द रोल ऑफ आउटसाइडर लीडरशिप इमर्जेस। तो बोल रहा है कि कौन सा चैलेंज आएगा ट्रेड यूनियन में जब बाहर के लीडरशिप एमर्ज होगी, मतलब अपना मैनेजमेंट के अंदर वाला नहीं, बाहर वाले लोग भी आएंगे। तो भैया यहाँ तीनों होगा, वर्क प्लेस का रिप्रेजेंटेशन होगा कि यहाँ से वहां जाते रहो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होगा, यूनियनाइजेशन और पर्सनल गेन, खुद के प्रॉफिट के लिए पर्सनलाइजेशन करेंगे। तो यानी कि ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए। चलिए अकॉर्डिंग टू द पोर्टर लॉरल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, पोर्टर लॉरल मॉडल का व्हाट आर द 2 मेजर रिवॉर्ड्स दैट आर क्लासिफाइड। देखो यार इसको ना, अगर इसमें कोई गलती किया हो ना तो डूब मरना है ना, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मतलब। देखो ये पोर्टर लॉरल कहा था एफर्ट, परफॉर्मेंस, मैंने याद कराया है यार इसलिए बोलता हूं। रिवॉर्ड कौन सा? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, यही था इसका आंसर। ठीक है चलो, अकॉर्डिंग टू द डैश कलेक्टिव बार्गेनिंग इज कंसीडर्ड टू बी मेथड ऑफ सेटलमेंट। भाई साहब नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये मेजर्स है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर पार्टिसिपेशन, कोड ऑफ डिसिप्लिन, है ना, ये सारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। कोड कह रहा व्हाट आर द मेजर मॉडिफिकेशंस दैट आर डन बाय द न्यू क्लासिकल थिंकर्स। देखो यार न्यू क्लासिकल थिंकर्स ने ना इनफॉर्मल, ये मेरे हिसाब से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन और फ्लैट स्ट्रक्चर दोनों सेम होता है। क्योंकि ये बात कहा गया था आपका इसमें जब मॉडर्न थ्योरी आई थी वहां डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी गई थी। मेरे हिसाब से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की बात करी गई थी कि ह्यूमन को गॉसिप, ह्यूमन रिलेशन की बात की चाहिए, सोशल इंटरेक्शन की बात करी गई थी। तो न्यू क्लासिकल यहाँ पे आया था, अल्टन मायोन ने नहीं, तो उसी लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अब कह रहा लाइन इज ऑल्सो, मतलब इज ऑल्सो नॉन एज स्केलर या मिलिट्री। देखो यार मैं रट के नोट्स में लिख के थक गया कि भैया लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखो आंसर आया, कह रहा है व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। भाई साहब मेजर फीचर्स क्या है? तो मेजर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सारे हैं, प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग, मिनिमम स्टैंडर्ड्स और लिमिटेड ऑल ऑफ दी, ये मैंने छोड़ रखा था। चलो
उसके बाद कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट परसेप्शन। देखो यार एक बात बता रहा हूं, ये ना सारे के सारे करते हैं, यहां भी नॉट वाला सिस्टम था, नन ऑफ द ऑप्शंस होना चाहिए नॉट। अब देखो ये स्टिमुलस भी मेंटल भी सिचुएशन, ये तीनों के तीनों जो अफेक्ट करते हैं परसेप्शन, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है मैंने बार बार बताया। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मूवेबल इक्विपमेंट दैट आर यूज्ड टू फर्निश एन ऑफिस। ऑफिस देखो वेरिफिकेशन जब भी करते हैं ना तो हम एसेट की करते हैं और खुद जाकर चेक करते हैं, तो यहाँ वेरीफाई करेंगे फर्नीचर का स्टॉक रजिस्टर, ये सारा करेंगे। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है 65 का भी प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम वाउचिंग करते हैं ना, क्लोजर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेल वेरीफाई इनवॉइसेस। देखो ये तो है लेकिन मेरे को बी ऑप्शन ज्यादा लग रहा है बेस्ट। ठीक है यहाँ पीएल का काम नहीं, पीएल वाउचिंग के लिए होता है, जब वाउचिंग करते हैं तो पीएल में जाते हैं, है ना, सारा चीज देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अच्छा मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही, पी जहां है रुको भी। मैक्सिमाइज स्ट्राइक, पहला लाइन स्ट्राइक को मैक्सिमाइज करना है क्या, लुकआउट्स को स्ट्राइक मैक्सिमाइज करना है क्या, बाय प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, अगर अच्छा कंडीशन दोगे तो काय के लिए स्ट्राइक ज्यादा होगा, तो क्यू तो गया, क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है, गया, तो ऑल ऑफ द हो नहीं, पीआरटीएन सर, कुछ बात था देख लो। आर क्या, रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिल्कुल सही, और टी है सेफगार्ड अपनाना वर्कर्स के लिए, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 66 में आइए। ठीक है कह रहा था ऑडिट ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एंड अकाउंट्स इज गवर्न्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है चलो सेक्शन 30 है 30। क्वेश्चन नंबर 67 the cost that is involved in raising fund through equity is called cost of capital। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर सारे आते हैं ना, इक्विटी हो, चाहे हम डेट से रेज कर लें, चाहे हम क्या बोलते हैं इसको रिटेन अर्निंग से कर ले, चाहे प्रेफरेंस शेयर से कर ले, तो उसको वो अलग अलग चीजें, तो सारे को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेनिंग अ कल्चर ऑफ वैल्यूज ऑफ पीपल। देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लोग नाराज ना हो जाए ना, अपना कल्चर जो है वो मेंटेन करके रखें। क्वेश्चन नंबर 69 is a theory of personality and systematic psychotherapy for personal growth and personal चेंज। पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल चेंज के लिए जो थ्योरी है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे हम काम करते हैं तो उससे मेरा उतना ही पैसा मिलता है, काम नहीं करते तो वो नहीं मिलेगा, ट्रांजैक्शनल, बात खत्म। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सोनियल मैनेजमेंट, तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है भाई साहब, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी है, इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, दोनों प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस दोनों। गवर्नमेंट लिवाइज इनकम टैक्स रेट सो दैट इंडिविजुअल्स हु आर रिच पे हायर टैक्स, बिल्कुल सही, प्रोग्रेसिव नेचर का, गवर्नमेंट जो है प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स लगाता है कि जिस हिसाब से जिसका इनकम होगा उस हिसाब से वो पे करेगा। उसके बाद द डैश मेथड इज ऑन चार्ज ऑन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल की बात करंट परचेजिंग पावर करता है यार। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज व्हाट आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, तो ये 3 स्टेप जो था वो अनफ्रीज, लर्निंग और रिफ्रीज था। डी क्या रहा, आइए क्वेश्चन नंबर 74। देखो यार ये क्वेश्चन मैंने एकदम सेम टू सेम बनाया, बस यहाँ 90 की जगह मैंने 95 पे कराया, सेम क्वेश्चन। द फेस वैल्यू पर शेयर इज 100, if the company issued 10% irredeemable debt, the preference shares, the issue price is 90, what is the cost of preference share। देखो यार इसको ध्यान से समझो, कुछ नहीं है क्वेश्चन, यही फॉर्मूला, इसको मैंने बोला भी था पढ़ाने के टाइम में, इसको याद कर लेना, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100, 10 रुपया 10% डिविडेंड था, नेट प्रोसीडिंग्स मतलब जितना में इशू हुआ है 90 इंटू 100 कितना आ गया सर 11.11%। कुछ है, कुछ नहीं था। ठीक है तो आंसर क्या होगा बी, 1 2 कभी नहीं होगा, 1 1 ही होगा। चलो when existing company take over the business of another company resulting in no new formation, कोई कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर ली, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब कर ली एक दूसरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोलता है, व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेबर टर्नओवर। भाई लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि पूरा एक पीरियड में कितने लेबर छोड़ के गए हैं काम को, ठीक है उसको बोलते हैं। तो क्या हो गया, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन होना चाहिए क्या, आइए ऑपरेशनल डिसरप्शन, नहीं बिल्कुल नहीं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं, इसके लिए जो हमारा नेगेटिव सीक्वेंस बनता है, क्योंकि एम्प्लॉय जब छोड़ के चला जाता है तो हमारा
रिक्रूटमेंट का खर्चा और जो चला जाता है, ठीक है, गेनिंग फ्रेश आइडियाज, एक मिनट, ओ शिट शिट, वही मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ मैं, ओके। ऑपरेशनल डिसरप्शन तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है कि जब भी लेबर टर्नओवर का मतलब मैंने क्या बताया, किसी एक पीरियड के लिए एम्प्लॉय छोड़कर चले जाना। जब एम्प्लॉय छोड़कर चले जाएंगे तो भैया मेरा ऑपरेशन में, ऑपरेशन इन द सेंस जो काम कर रहे हैं डेली लाइफ में, वो तो दिक्कत आएगा, तो पहला सही। दूसरा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, जो भी हमने उसको ट्रेन किया उसका कॉस्ट जो लगा था वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तीसरा, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कॉस्ट, ये तीनों का तीनों जब हम रिक्रूट किए होंगे, सेलेक्ट किए होंगे, उस समय पैसा लगा वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो पी क्यू आर, ये तीनों आंसर होगा। गेनिंग द फ्रेश आइडियाज बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। इंक्रीज परफॉर्मेंस, ये तो भाई साहब इसके मेरिट होंगे, तो डिमेरिट यही हो जाएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस यही होगा कि ये तीनों जो काम है वो करके चले जाएंगे। ऑपरेशनल डिसरप्शन होगा, हमारा काम बाधित होगा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में जो कॉस्ट लगा था वो नुकसान हो जाएगा, और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के टाइम में जो कॉस्ट लगा था वो नुकसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है इन द अर्निंग यील्ड मेथड शेयर्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, भाई साहब, एक्सपेक्टेड अर्निंग एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब ये होता है व्हाट आर द एप्लीकेबल मेथड्स टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू द फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल को फिक्स में करने के लिए हाइलो पॉइंट मेथड भी होता है, लीस्ट स्क्वायर और स्कैटर, ये तीनों मेथड्स होते हैं, तो आंसर तीनों। आइए, अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर, ठीक है सर, मैक्स वेबर को देख के बता देंगे, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी थी, है ना, मैक्स वेबर ने दी थी, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। सिंस इन इंडिया सिंस 1951, है ना, 1951 में मार्जिनल शिफ्ट जो हुआ था वर्कर्स का इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, मैक्सिमम आंसर ये हो रहा है, लेकिन यहां मैन्युफैक्चरिंग दे दिया तो थोड़ा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर यही होगा। चलो उसके बाद अकॉर्डिंग टू द वेब से भाई साहब कलेक्टिव नेगोशिएशन, है ना, वैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग लिखा रहता तो ज्यादा अच्छा रहता यहाँ पे, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग में सिडनी और बेटर्स वेब ने काम करा है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। कह रहा है 82 व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भाई साहब क्या 82 का क्या सर, 82 का मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, है ना, और रिलेशनशिप्स का बात यहाँ नहीं, और इंश्योरिंग कंप्लायंस ये भी नहीं होगा, बी होगा 82 का बी। चलिए कह रहा है डैश इज एडजस्टेबल बजट दैट कंप्राइज क्रिएट फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर ए सिंगल बजट पीरियड। सिंगल बजट पीरियड में डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, सिंगल बजट पीरियड, ओके, एक बजट पीरियड में फंक्शनल, तो ये ना इसका आंसर फंक्शनल बजट होना चाहिए यार। मेरे को लग रहा था कि फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन फ्लेक्सिबल में यहां नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है, हम 2-3 अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी करते हैं, लेकिन सिंगल बजट पीरियड में नहीं। अच्छा, इसको फ्लेक्सिबल और इसके बीच में लेके चलना, फ्लेक्सिबल और इसके, इसको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा इसको। चलो 83, वैसे आपका 80% चांसेस है कि फंक्शनल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, फ्लेक्सिबल और फंक्शन में सी और डी आंसर रखना। चलो तो छोड़ो थोड़ा, चलो क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसी इन्वेस्टर्स who generally want to be a part of Indian stock market but without registering themselves directly, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। कमर्शियल पेपर और प्रोमिसरी नोट तो भाई साहब दो बिल्कुल अलग चीज है, वो प्रोमिसरी नोट तो प्रॉमिस करते हैं, तो वो नहीं है, जहां इतने बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन में फालतू क्या था, हलवा, पार्टिसिपेटरी नोट। चलो कह रहा डैश कॉस्ट दोज व्हिच आर कॉन्स्टेंट एट एनी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। भाई साहब बताओ, इतना इजी पूछा, बोल रहा है कि कितना भी प्रोडक्शन कर लो, चाहे एक क्लास में बैठा के तुम 10 स्टूडेंट पढ़ाओ, 20 पढ़ाओ, 50 पढ़ाओ, रेंट 50,000 लग रहा है तो 50,000 ही लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। चलो व्हाट आर द मेजर लिमिटेशन ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, क्या क्या मेजर ये था दी, बताओ मेजर में क्या था सर? मेजर था इन एडुकेटिंग बैंकिंग फैसिलिटीज, है ना, क्या था? इन एडुकेटिंग बैंकिंग फैसिलिटीज। चलो क्वेश्चन नंबर 87 क्या रहा है? द अप्रोच which is used when a company has invested large amount in capital assets during capital asset लगाया तो उसको asset approach ही ना बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आर डैश आर दोज अकाउंट्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू रीअसेसमेंट ऑफ देयर रिकॉर्डेड वैल्यू ड्यू टू द चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी in accordance with the conversion of historical cost into term of CPP currency, इसको बोलते हैं मॉनेटरी अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी अकाउंट्स बोला जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 89 में डैश इज द process of negotiation between employer and group of employee is an agreement
इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशंस और राइट, इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, सेम चीज है। व्हाट डज द 3 टियर एडजुडिकेशन, भैया क्या क्या, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, ये तीन था, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 91, which of the following ministry deals with the industrial relation, भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू द CHORE committee recommendation, the quarterly statement should be the submitted by the borrowers enjoying a working capital a limit of 50 lakhs, कितना 50 लाख का होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील अमलगमेशन AS 14 मैंने बताया है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, भाई साहब जब डिबेंचर्स को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है इज द इंटरेस्ट रेट बिलो द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विल लेंड नो लोन्स टू द इट्स कस्टमर, बोल रहा है ऐसा रेट जिसके नीचे तो कमर्शियल बैंक जो होंगे वो लोन देंगे नहीं, तो बेस रेट कहा जाता है कि बेस रेट से आप नीचे नहीं जा सकते, जो आरबीआई ने डिसाइड कर दिया, तो ये बेस रेट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरीज, क्लासिकल थिंकर कंसंट्रेटेड ओनली ऑन, किस पे कंसंट्रेट किए हैं सर, वो कंसंट्रेट किए हैं लाइन स्ट्रक्चर पर, क्लासिकल थिंकर्स, क्योंकि पुराना सोच था ना, मिलिट्री वाला अप्रोच था जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, व्हाट आर द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मेजर्स इन रिड्यूसिंग द वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस, तो भाई बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट जो है वर्क प्लेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ना, तो उसके लिए क्या किया, तो उसके लिए बोला क्या, उसके लिए क्या बोला है कि इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। सर ये तो अभी काम नहीं, पहले इसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा ना। ऑब्जर्व हाउ एम्प्लॉइज, तो पहले पी हटा दो, जहां जहां पी है गया ये भी यही है, चलो क्यू, ऑब्जर्व हाउ एम्प्लॉय ट्रीट इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो भैया क्यू भी हटा दो, जहां पे क्यू भी गया, तो आरटी और आरएसटी, आर देखते हैं सही है कि नहीं। ट्रेन एम्प्लॉय अबाउट हाउ टू अवॉइड डेंजर, हाँ ये देखो पहले एम्प्लॉय को ट्रेन करो कि भैया जब कोई चीज होगा तो उसको कैसे सही तरीके से ट्रीट करेंगे, फिर कंपनी की पॉलिसीज को देखो, और तब अगर कोई बात हो रहा है तो उस पॉलिसीज को कम्युनिकेट करो, किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ, तो आरएसटी ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए डैश यूनियन आर ट्रेड कॉन्शियस रादर देन द क्लास कॉन्शियस आर नोन एज ब्रेड एंड बटर यूनियंस, ब्रेड एंड बटर यूनियंस बिजनेस यूनियंस को कहा जाता है, तो ब्रेड एंड बटर यूनियंस भी नाम दिया गया है। व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ लेबर टर्नओवर, भाई साहब लेबर टर्नओवर का ये तीनों है। अकॉर्डिंग टू द मोदी-गिलानी मिलर थ्योरी, अर्निंग इज द इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ फाइनेंशियल, है ना, क्या अर्निंग्स पे, अर्निंग मॉडल भी कहा जाता है इसको, इसलिए आंसर ये होगा। चलो देखो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करा है ये पूरा का पूरा सही हो, लेकिन फिर भी अगर 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं तो माफ करना, है ना, इंसान ही हूं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में EMRS की पढ़ाई के साथ, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।